एक बेटा, पिता, पति जब अपनों का हत्यारा बन जाए तो आप समझिए देश में लोगों की सोच कहां जा रही है। लोग अब ये सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। आखिर क्यों? हम इसका जवाब तलाशेंगे। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। मोहब्बत में खून करते तो आपने सुना होगा, पत्नी के वियोग में मौत को गले लगाते भी आपने सुना होगा। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इन सब से बिल्कुल इतर है। बीबी ने प्यार से नाश्ता बनाने के लिए पति से क्या कह दिया, पति राक्षस बन गया और उसने वो कर दिया जिसकी कल्पना शायद पत्नी ने सपने में भी नहीं सोची थी। सुबह सुबह देहरादून जिले के डोईवाला के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एम्बुलेंस का सायरन पूरे क्षेत्र में गूंजने लगा। जब क्षेत्र के लोगों को एम्बुलेंस के आने का पता चला तो उनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल एक ऐसा पति जो कोई काम नहीं करता था, दिन भर पूजा पाठ में लीन रहता था, जिसको लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभियुक्त पूजा कर रहा था, पत्नी ने नाश्ता बनाने में हेल्प की बात कही। फिर क्या था, पति को इतना गुस्सा आ गया कि उसने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद मां और बच्चों की बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। तो 6:45 करीब हम लोग मंदिर से आए, अपने घर की बाउंड्री के पास में जाकर देखा तो इसकी बेटी छोटी वाली वो चिल्ला रही थी कि अंकल बचाओ, मेरी मम्मी को महेश ने मेरे पापा ने मार दिया मुझे। तो मैं उसकी बात को मजाक कर रहे होंगे ये लोग, तो मेरी मैसेज ने कहा कि जाओ वहाँ देखे देखो बिट्टू बहुत चिल्ला रही है, आज क्या बात होगी, क्योंकि हमारे घर से बहुत आना जाना था छोटी वाली बेटी का उसका। तो जैसे ही मैं यहाँ के मेन गेट पे देखा था, वहाँ ताला लगा हुआ था, तो मैं फिर बाउंड्री की साइड से गया, इधर से दरवाजे में मारा हाथ तो दरवाज़ा भी अंदर से पूरा लॉक कर रखा था, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रही थी। तो खिड़की की साइड से झाँके देखा तो ये उस बच्चे का चाकू से करके पूरा गोद रहा था उसे। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हुए, एकदम मैं तुरंत बाहर आया, अपनी मिसेज को पूरा गाँव मोहल्ला इकट्ठा करा। मैंने कहा उसने बहुत बड़ी घटना कर दी। तुरंत मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया। जैसे एसओ साहब आया उसके बाद में सारी पुलिस ने मिलकर वहाँ दरवाज़ा तोड़ा और वहाँ से इन्हें गिरफ्तार करके लेगी पुलिस। इनने पर अपनी सबसे माता जी को सबसे लास्ट में मारा इसने, जो कि मैंने देखा। सब माता जी उस समय बिल्कुल ठीक थी, जिस समय वो बिट्टो छोटी वाली लड़की है वो उसे मार रहा था। मैंने जब खिड़की में देखा तो उसकी माता जी वो तह लगा रही थी, कपड़ों की तह लगा रही थी उसमें। तो पहले ने अपनी घरवाली को, उस बीच वाली बेटी को, जो एक अपंग लड़की है उसे मारा इसने, छोटी वाली को मारा, फिर लास्ट में उसने अपनी माँ जी को मार दिया। ये घर में ही पूजा पाठ अपने इसी 4 दीवारी के अंदर रहते थे। ये किसी से कोई मतलब नहीं, पड़ोस से कोई मतलब नहीं, ना किसी के उसमें मतलब ये है कि जब भी करते थे बात ऐसी, कोई हमें लगा कि इस तरह का अपराधी है, इस तरह की घटना हमारे गाँव में दे देगा। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सभी लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि अभियुक्त कोई काम नहीं करता था, अपने भाई के यहाँ रहता था, भाई सारा खर्च उठाता था। सुबह अभियुक्त पूजा कर रहा था, पत्नी ने नाश्ता बनाने में हेल्प मांगी तो अभियुक्त और पत्नी में कहासुनी हो गई। अभियुक्त ने एक के बाद एक 5 हत्याओं को उसके बाद अंजाम दे दिया। तो आज सुबह क्योंकि दिन भर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, तो शायद इनके और इनके धर्मपत्नी के बीच में इस बात पर अनबन रहा करती थी। आज सुबह भी वही हुआ कि लगभग 6:30-7 बजे के लगभग जो है, जब पूजा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, तो उन्होंने कुछ आपस में उसी बात को लेकर पूजा से न करते हुए इसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहासुनी हुई है। कहासुनी पर सबसे पहले इसने अपने धर्मपत्नी को मारा, उसके बाद जो है जिसकी छोटी बेटियाँ है अन्नपूर्णा, उसको मारा। उसके बाद फिर इसके 2 अन्य पुत्रियाँ हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। और ये आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है और कुछ साइकिक टाइप का है। और यह है कि इंट्रोवर्ट टाइप का भी आदमी है। सर किस चीज़ से हत्या की है? हत्या जो इसने किचन के चाकू से किया है वो बरामद कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है। मुलजिम अरेस्ट हो गया है और अब डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा भर करके जो है इनको फर्दर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। पाँचों का मर्डर इसने जो है वो गला रेत करके किया है। इन तस्वीरों से कहीं ना कहीं लोगों का रिश्तों से ही विश्वास उठ जाएगा। माँ, बीवी, बच्चे, किसी को भी
नहीं छोड़ा इस अभियुक्त ने। तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि गुस्सा आपसे क्या करवा सकता है और आपको कहां पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी यह है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और ज्यादा गुस्सा आए तो या तो बाहर चले जाएं, जिससे कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए और आप इस तरह की हरकतें ना कर सकें। एचएनएन के लिए डोईवाला से संवाददाता संजय राठौर की रिपोर्ट। तो ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें पति अपने पत्नी की, बच्चों की, मां की हत्या कर चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। जिस पत्नी के साथ एक पति सालों से उसके साथ रहता है, एक रिश्ते में बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो उसकी हत्या कर देता है, तो कहीं ना कहीं कई सारे सवालों पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और ये भी एक सोचनीय बात हो जाती है कि आखिर उसके दिमाग में उस वक्त क्या चलता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है था और ऐसे लोग क्या सोचते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुकुल शर्मा, वरिष्ठ मनोचिकित्सक है। डॉक्टर साहब, स्वागत है एचएनएन न्यूज़ में आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसे लोग क्या सोचते हैं और ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक के बाद एक कई हत्याएं कर देते हैं और उनकी हत्याएं कर देते हैं जिनको वो खुद बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना हमारे उत्तराखंड में हुई है और पहले भी इस तरह की घटनाएं होती आई हैं हमारे साथ में, जब इंसान अपने ही परिवार को, अपने ही बच्चों को, अपने माता पिता को या पत्नी पति को मार देता है। हमारे साइकेट्री में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जितने डिसऑर्डर होते हैं उसमें सबसे बड़ा डिसऑर्डर है जिसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, या उसको सेकंड कैटेगरी में जाएं अगर हम तो बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें एक समय में इंसान बहुत पॉजिटिव होता है, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो भी सामान्य ज़िंदगी जी रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, और वो धीरे धीरे सेकंड कैटेगरी में उसको लगता है कि मेरे आसपास का माहौल बहुत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, लोग मुझे मार देंगे, लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे मर्डर कर देंगे, और ये बहुत आसपास के लोगों से ही उसको लगता है। अगर इसकी बात को कोई ना माने, जो बहुत हल्की सी बात है, जैसे कि इस हत्याकांड में अगर हम देखें कि उसने ब्रेकफास्ट के लिए, चाय के लिए बोला और थोड़ी देर हो गई तो उसको लगा कि ये सब मिले हुए हैं, ये उन गैंग से मिले हुए हैं, ये इसका अपने आप बनाई हुई बातें होती हैं सिजोफ्रेनिक केसेस के अंदर कि इससे पहले कि मैं मर जाऊं ये सब लोग मिल जाएं, या मेरी पत्नी मेरी माँ से बात कर रही है, मेरी माँ भी पत्नी से मिल गई है, पत्नी बाहर के लोगों से मिली हुई है और बच्चों से बात करते हैं, सब मिले हुए हैं, इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दें मिलके, क्यों ना मैं इन लोगों को मार दूं। बाइपोलर के सेकंड कैटेगरी में उसको ये लगता है कि जो मार रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मुझे परमात्मा ने या किसी ने बाहर जो आवाज़ें आ रही हैं उनके माध्यम से मुझे ये इंस्ट्रक्शन, निर्देशन दिया गया है कि मैं इन पांचों का कत्ल कर दूं, और वो खुद को भागता नहीं है, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि वो उसको पकड़ा गया है। इस तरह के केस जो 97 केसेस पिछले 4-5 महीने में हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, जो सिजोफ्रेनिक लोगों ने अपराध किया है, अपने परिवार को, पति पत्नी बच्चे माता पिता को मारा है, वो लोग भागते नहीं हैं क्योंकि वो इस बात को अपराध नहीं मानते, उनको लगता है कि ये जो मैंने किया वो अच्छा किया। तो ये मेंटल डिसऑर्डर है, सबसे बड़ा साइकेट्री का डिसऑर्डर है, जिसको हम अपनी मेडिकल साइंस में सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर कहते हैं। सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर की बात आपने कही। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे इसी आप व्यक्ति की बात ले लीजिए, ये व्यक्ति पूजा पाठ करता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, या कोई काम भी नहीं करता था। कहा जा रहा है कि जो इसके भाई थे, इसके भाई इसका खर्चा उठाते थे, इसके पूरे परिवार का खर्चा उठाते थे। एक नाश्ते पत्नी ने, भाई लोग प्यार से कह देते हैं आज आप नाश्ता बना दीजिए, उसको लेकर ये इतना एग्रेसिव हो गया कि इसने पत्नी की हत्या कर दी। अच्छा, इसमें क्या ऐसा नहीं होता है कि पत्नी की हत्या कर दी तो उसको फिर एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर उसने माँ की हत्या कर दी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर वो गया बच्चों की हत्या कर देता है, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ऐसे लोग फिर कैसे रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं? इन लोगों के दिमाग में क्या ये नहीं चलता कि भाई पत्नी की हत्या कर दी, हमने कुछ गलत कर दिया, नहीं अब रुक जाना चाहिए? ये फिर, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, जैसा इससे पहले भी कई बार हो चुका है, पत्नी की हत्या की, फिर बच्चों की हत्या कर दी। तो ये लोग रुकते क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ऐसा होता है कि 17, 18, 19 साल की उम्र में, या छोटा और 17, 18 साल में अगर इनकी लाइफ में कुछ ख़राब होता है, किसी की मृत्यु होती है या फेल हो जाते हैं, या घर में जो उनको बहुत फैसिलिटी दी गई थी और अब उनको बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया है, या कोई फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है, या कोई ब्रेकअप हो गया है, तो उस टाइम से ये शुरू होता है। लगभग 17-18 साल में ये
99% में देखा गया है कि यहाँ से सिजोफ्रेनिया शुरू होता है। जब ये बहुत इंट्रोवर्ट होता है, लोगों से बात नहीं करता है, या बहुत ही स्पेसिफिक लोगों से बात करता है, या नॉवल पढ़ने लगता है, या इंग्लिश मूवी देखने लगता है, या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, आरती सत्संग ये साधना करने लगता है, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते। उनको लगता है कि सामान्य सामान्य है, ये जो कुछ भी कर रहा है लोगों से नहीं मिल रहा है, पर्दे बंद हैं, कमरा बंद है, ये वॉशरूम में बहुत टाइम लगा रहा है, ये स्कूल नहीं जा रहा है, या इसके फ्रेंड्स नहीं हैं, या अपने कज़न से बात नहीं कर रहा है, तो इसको बहुत ही सामान्य मानते हैं। यहाँ पर ही थोड़ा सा वॉच करने की ज़रूरत थी माता पिता को इस पॉइंट पे कि ये बच्चा जो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, तो क्यों ना इसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को या किसी काउंसलर को या मामा चाचा बुआ पड़ोसी जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे इसकी काउंसलिंग कराई जाए। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, मोर देन 90% केसेस में, कि उस टाइम पे हमारे आसपास के लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके साथ समस्या शुरू हो गई है। और लगभग 27-28 साल के टाइम पर मालूम पड़ता है कि कमरे से नहीं निकल रहा है, ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, या बहुत सारी बलियों की बात कर रहा है, ये बलि देना चाहता है, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या बहुत ज़्यादा नॉवल पढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। इस तरह के केसेस को बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ की, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की, बहुत ज़्यादा वॉच करने की, और इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ट्रीटमेंट ना कराएं तो ये डिसऑर्डर बढ़ता रहता है, बहुत कुछ इनके साथ में होता रहता है। दूसरी बात, जब इसको ये लग जाता है, बहुत सारे विचार परिवार को छोड़कर इसके माइंड में पहले से ही होते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। जरा सी बात ट्रिगर करती है, जो कि एक सेंटर पॉइंट है कि अब मैं भर चुका हूं और अब मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा। तो जब वो अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग करता है, तो उसको कई बार ऐसा भी लगता है गलती हो गई, इंस्टेंटली आता है कि यार ये बहुत बड़ी बात हो गई है, अब अगर मेरी माँ ने देख लिया है या मेरी माँ बाहर उठ के आएगी, अब ये पुलिस को बुलाएगी, लोगों को बुलाएगी, तो क्यों ना मैं इसको भी मार दूं। कई बार वो पहले से ही प्लान करता है कि पांचों को ही नहीं छोड़ना है। कई बार वो इंस्टेंट ये सोचता है उसका दिमाग कि एक के बाद एक हत्या क्यों ना कर दूं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, फिर मैं आगे फर्दर इन 5 डेड बॉडीज को साइड कर दूंगा, या भाग जाऊंगा, या बोल दूंगा मुझे मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि है भी। तो उस टाइम पे रेंडमली बहुत सारे विचार नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं। स्पेसिफिक क्या विचार आता है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके विचारों को समझना उस टाइम पे बहुत मुश्किल है। अच्छा, तब तो डॉक्टर साहब टेक्निकली रूप से देखें, अगर ये किसी तरह से मेंटली डिसऑर्डर से ये इफेक्ट है व्यक्ति, और ऐसे लोग जो मर्डर करते हैं, तो फिर इन लोग के लिए कानूनी दांवपेच भी बड़ा वो आराम से उनके लिए बचना आसान हो जाता है, वो बड़े आसानी से बच भी सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जाती है, उनको उनका पहले इलाज कराया जाता है। देखिए, मानसिक रोग की आड़ में अगर वो क्राइम कर रहा है तो इससे वो बच नहीं पाएगा। हालांकि सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर और कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन हत्या तो हत्या है। आप अगर मानसिक रोगी हैं और आपके आसपास ऐसा नहीं होता कि कोई भी नहीं है, आपके भाई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, मामा चाचा नहीं है, पड़ोसी नहीं है, आप खुद भी समझदार हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और लगातार आपका मानसिक रोग बढ़ रहा है, जिसके पीछे, उस पर्दे के पीछे अगर आप हत्या कर देते हैं और फिर आप ये बोलते हैं कि मैं मानसिक रोगी हूं और मुझे छोड़ दिया जाए, तो कहीं तक भी 1% इस बात को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं लिया जाएगा। तो ये जघन्य अपराध है और इसमें सजा 100% 97 लोगों को हुई है। और उसके बाद लगभग जो 4-5 केस मेरे पास रहे हैं कि जेल से आने के बाद भी परिवार ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला कि अपना आप इलाज कराओ, और जिन लोगों ने ये बोला कि हम इलाज कराने के लिए तैयार हैं, तभी उनके परिवार ने उन लोगों को सजा के बाद 8 साल के बाद, 7 साल के बाद उनको अपने परिवार में, समाज में एक्सेप्ट किया है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि ऐसे लोग, जो कुछ लोगों को जैसे सज़ा हो चुकी है और उसके बाद जब वो छूटते हैं, तब ऐसा तो नहीं है ना कि उनका जो मेंटल रूप से वो स्ट्रांग हो गए, क्योंकि जेल काटने के बाद तो ये मेंटल रूप से और फिर उनके लिए और दिक्कत पैदा होती होगी। तो फिर ऐसे लोगों को फिर समाज में कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर कैसे वो रहें, क्या सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। देखिए मनीष जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, टेक्निकल क्वेश्चन है। हमारे जब हम परिवार में हैं तो हम टाल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य सिजोफ्रेनिक बाइपोलर डिसऑर्डर का ये होता है कि वो ये मानता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है। मेजोरिटी में, मोर देन 90% केसेस के अंदर, कि मुझे कुछ भी नहीं है। और जब पेरेंट्स या आसपास के लोग उसका मेडिसिन शुरू करते हैं, तो वो कुछ समय के बाद छोड़ देता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अननेसेसरी मुझे दवाइयाँ खिला रहे हो। तो अपने घर के आसपास के माहौल को आप फोर्स करके, प्रेस्टाइज करके चीज़ों को मना कर सकते हो, लेकिन जेल में मना करना मुश्किल होता है। वहाँ जो जेलर हैं, वहाँ जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी बात को मानना पड़ता है। और मैंने देखा है कि वहाँ पर
मेडिसिन जो लोग हैं प्रिजन में हैं वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो काफ़ी हद तक, क्योंकि इसका 3 साल मिनिमम इलाज चलता है, फिर इसको रिपीट करना पड़ता है, तो जब 3-4-5 साल वो जेल में रहता है तो काफ़ी हद तक, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 40-50% तक वो ठीक हो जाता है। और बाहर निकलने पे उसके परिवार उसे प्रॉमिस लेता है कि तुम्हें मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी हद तक उसको कंटिन्यू करता है। अगर नहीं करेगा तो यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि दोबारा से भी कोई भी जघन्य अपराध वो कर सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि ये लोग जैसे गुस्से में होते हैं तो इनको जो अपने होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन दिखने लगते हैं। इनको लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आज इसकी तो हत्या कर देना है। अच्छा, ऐसे लोगों को कंट्रोल कैसे भी किया जाए ताकि ऐसे लोग कंट्रोल में रहें और इस तरह की हरकतें ना करें? देखिए, इन लोगों को अपने लोगों से प्रॉब्लम बाद में होती है। ये बाहर जब निकल रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉर्पोरेट में हैं, जॉब में हैं, शादी होती है, समारोह में, फंक्शन में है, तो वहाँ भी ये लोग बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं। अननेसेसरी कंप्लेंट करते हैं कि दिमाग में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, हम मार देंगे, हम गोली मार देंगे, तुम इस पार्टी से मिले हो, तुम उस पार्टी से मिले हो। बहुत तमाम 20 साल से तमाम केस हमारे पास आए हैं। और जब वो घर पहुंचता है और उसकी मम्मी पापा भाई बहन या स्पाउस पति पत्नी ऐसा बोलते हैं कि तुम आज देर से आए हो, तो इस व्यक्ति को लगता है कि जो बाहर 5 लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, जो कि झूठ है, जो कि सामान्य रूप से झूठ है, उसकी खुद की बनाई हुई है या सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर है, तो उसको लगता है मेरी माँ भी मिल गई है और मेरी पत्नी भी मिल चुकी है, ये भी उन्हीं लोगों से मिल गई है। तो वो भाग जाता है, अपने किसी और रूम को बंद कर लेता है, उसको इनसिक्योरिटी होने लगती है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं उसको, तो अपने आप ही इसका मन करता है कि इससे पहले आज ये मुझे मार देंगे, मैं कमरा कब तक बंद करूंगा, मैं कब तक छुपूंगा, तो मैं क्यों ना आज ऐसा कुछ करूं कि इसको ही मार दूं। जो अभी हाल ही में घटना हुई है उसमें ये लोग कई बार इस घटना को परमात्मा से जोड़ते हैं, जो कि फेक है, जो कि गलत है, जो कि वो बोलते हैं कि परमात्मा ने बोला है कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा या तुम्हें बहुत शांति मिल जाएगी और तुम स्वर्ग में जाओगे और मैं तुम्हें स्वर्ग में मिलूंगा। ये सब बातें इनकी खुद की बनाई हुई होती हैं। इसको हम लोग डॉक्टर मेडिकल साइंस में या हम क्लिनिकल साइकोलॉजी इसको मेंटल डिसऑर्डर से ही जोड़ते हैं। तो इसको अचानक से, जो पहले भी केस दिल्ली में हुआ, गुड़गांव में हुआ, उन्होंने बोला कि मैं आपको इसलिए मार रहा हूँ, पूरे 12-13 लोगों को मार दिया उसने कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम परमात्मा के पास रहोगे। ये सब कुछ बनाई हुई कहानी है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनकी खुद का है। पूरी रात ये अपने आप को परेशान करते हैं, सोते नहीं है, और ये जो भी इनका मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, ये परिवार को, समाज को भुगतना पड़ता है। अच्छा, इन लोगों के कारण इनके परिवार को भुगतना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर, अब कई लोग होते हैं, वो कहते हैं अगर ये भाई कोई मानसिक रोगी होगा तो फिर उसके बच्चे कैसे हो जाएंगे, भाई उसके दिमाग इतना काम कर रहा है कि नहीं, उसका भाई वो उसकी एक फैमिली प्लानिंग उसकी चल रही है, एक तरफ पूजा पाठ कर रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं ये मेंटल रूप से थोड़ा परेशान है, ये कैसे होगा। तो ये भी एक भ्रम फैल जाता है, समाज के अंदर फैला रहता है कि भाई ये अगर मेंटली रूप से परेशान है तो फिर इसकी फैमिली कैसे बढ़ रही है, इसको फैमिली के बारे में पता है कि नहीं हमको फैमिली बढ़ानी है, हमें पूजा पाठ करना है, तो इसको ये नहीं पता है कि हम हत्या कर रहे हैं तो ये गलत है, ये सही है। देखिए, लगभग 93% केसेस के अंदर ये जो डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा था आपसे, जो मेडिकल साइंस में सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, ये इंटेलिजेंट लोगों को होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास, हमारे समाज में उनको होता है। मेरे पास बहुत कम परसेंटेज में 2 या 3% ही ऐसे केस आए हैं पिछले 22-23 साल में मेरी प्रैक्टिस के दौरान, जहाँ पर कि ये बहुत ही गरीब तबके को या जो पढ़ा लिखा नहीं है उस तबके को हुआ है। ये बहुत ही क्वालिफाइड IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर्स और बहुत ही क्वालिफाइड जिनको जीवन का ज्ञान है, जिनको जो समाज में एक छवि रखते हैं, उन लोगों को डिसऑर्डर होता है, उनको इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा हो गया है। और जो बाइपोलर, बाई मतलब 2, कभी वो ठीक है कभी वो खराब है, सुबह वो बहुत पॉजिटिव मिलेगा आपको, शाम को वो बहुत डाउन मिलेगा। 4 दिन आपको उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत खराब आदमी है, लेकिन 4 दिन बहुत अच्छा है। तो जहाँ तक संतान उत्पत्ति की बात है कि उसके बच्चे भी हो जाते हैं, उसको डिसऑर्डर है, वो मेंटल डिसऑर्डर है उसको, वो एक क्राइम की प्लानिंग कर रहा है, वो सिजोफ्रेनिक है, लेकिन बच्चे भी हो रहे हैं। तो जिस टाइम पे वो अच्छा होता है या जिस टाइम पे उसके मामा चाचा या पत्नी उसको समझाती है कि हमें प्यार भी करना चाहिए, तो उस टाइम पे वो ठीक होता है और उससे बच्चे हो जाते हैं। इंडिया में वैसे ही बच्चों की प्लानिंग के बारे में आपको पता है कि बहुत अच्छे से हम प्लान नहीं करते हैं, बच्चे होना बहुत ही ईजी है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई मेंटल, आज आपको मालूम होगा कि बहुत सारे पागल महिलाएं हैं, पागल लोग हैं, उनके भी बच्चे इंडिया में हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसके पीछे ये डिसऑर्डर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं है। जब वो ठीक होता है, खाना खा रहा है, वो
कभी उसने मेडिसिन खाई है, कभी डॉक्टर को दिखा लिया है, एक समय है सुबह 4 बजे का, 5 बजे का, फ्रेश उठा है, सो के उठा है, तो उस टाइम पे वहाँ पर बच्चे होने की संभावना होती है। तो डिसऑर्डर कई बार मेजोरिटी में बीच में नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने देखा एक लोग हैं, जैसे उनका लड़का है और उनका लड़का मेंटली रूप से कहते हैं लोग परेशान है और उसके मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया भी जाता है, कई डॉक्टर्स को भी दिखाया जाता है, बावजूद इसके कुछ दिन बाद वो अपने माता पिता के साथ मारपीट करता है, माता पिता को काफ़ी मारता है और उसको जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाती है। अच्छा, ये भी एक कारण बन जाता है कि जैसे ज़्यादा प्यार होना भी एक कारण कहीं ना कहीं बन जाता है कि वो कुछ लोग होते हैं अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और उसके बाद वो नहीं चाहते हैं कि उन तीनों या उन चारों के बीच में कोई पांचवा व्यक्ति या कोई तीसरा व्यक्ति उन लोगों के बीच में घुसे या फिर उनको डिस्टर्ब करे। ज़्यादा देर तक कोई बैठ गया घर में तब भी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्यों बैठ गया, किस लिए बैठ गया। इसलिए भी कुछ मैंने देखा है कि कई ऐसे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ मारपीट करते हैं। देखिए उसमें मनीष जी इनसिक्योरिटी है उसको कि अगर बड़ा भाई को बहुत प्यार मिला है, छोटा भाई आ गया, छोटी बहन आ गई है, तो उसको लगता है कि मेरे माता पिता जो प्यार मुझे पहले करते थे, मुझे टॉयज मिलते थे, मैं घूमता फिरता था माता पिता के साथ, आज मेरी बहन के भाई के आने के बाद मैं घूम नहीं पा रहा हूँ। वो मेरी माँ उधर मुंह करके सो जाती है उस बच्चे के साथ, मुझे देख, मैं भी उसका ही बेटा हूँ, तो मेरे प्यार में कमी आई है, तो उसको हम लोग इनसिक्योरिटी बोलते हैं। तो उसको जो दुश्मनी टाइप का लगता है, उसको लगता है मेरा भाई बहन जो अब आया है वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे प्यार को छीन लिया है। और यहाँ पर हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंटिंग है, वो समझ नहीं पाते कि उनको उन दोनों को इक्वल समझना चाहिए। हमारी मेडिकल साइंस में अगर बहुत सालों से आप बात करें तो अगर फीवर आता है, कुछ ऑपरेशन है, कोई एक्सीडेंट है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो हमारे माइंड में होता है कि हम डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे दो भाई झगड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि दो झगड़ रहे हैं, इनको डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वो लोग झगड़ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है या आपस की कुछ बात है। ऐसे केसेस में जो डिसऑर्डर्स हैं, इसमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, उन दोनों को पूरा सुनने की जरूरत होती है और जिन जिन पॉइंट्स पे जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है उसको ठीक करने की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग मतलब अगर कहें तो दोनों सूरत में ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा शांत है, ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है और कभी उग्र हो जा रहा है, कभी शांत हो जा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप नहीं चाहते हैं कि घर के अंदर कुछ ऐसी अनहोनी हो या कुछ ऐसी चीज़ घटित हो कि बाद में आपको परेशानी हो, तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह लें ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके और चीज़ों को संभाली जा सके। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।